हेलो एवरीवन। यूपीएस मल्लूपुर मानदाता प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम गणित के ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि कक्षा शिक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं, अगर ये हम आपसे कहें कि कितनी उंगलियां हैं तो आप गिन के बता सकते हैं आराम से, 1 2 3 4। तो आज हम लोग कुछ इसी तरह के टॉपिक पे बात करते हैं और हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं इस पर, नंबर सिस्टम क्या है। वाकई ये कक्षा शिक्षण 6, 7, 8, 9, 10 कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ही है, साथ साथ ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए नंबर सिस्टम की सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, वह पद्धति संख्या पद्धति कहलाती है। इसके बाद फिर हम लोग शुरुआत करते हैं जहाँ से हमारे गणित का देखा जाए तो शुरुआत होते हैं नंबर सिस्टम का। जैसे हम लोग देखिए भाषा पढ़ते हैं, भाषा में हम लोग शब्द को, वाक्य को लिखने के लिए देवनागरी लिपि में देखिए वर्णमाला की व्यवस्था है, का खा गा घा इस पूरा दिया गया है। ठीक उसी प्रकार संख्या पद्धति में संख्या को लिखने के लिए एक विशेष समूह अंकों, संकेतों का एक विशेष समूह दिया गया है जिसको कि हम लोग अंक कहते हैं, और इनकी संख्या 10 होती है। आप देख सकते हैं ये 10 संकेत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये 10 संकेत से ही हमारी संख्याओं का निर्माण होता है। तो देखिए, अगर यहाँ एक कंफ्यूजन बनता है कि ठीक है 0 से 9 तक तो दिया गया है, संख्याएं अंक दिए गए हैं, बट इसके आगे के अंक मीन्स आगे की संख्याएं जैसे 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, इसका निर्माण कैसे होता है। तो आइए इस पर भी एक थोड़ा सी पर चर्चा हम लोग कर लें। चलिए मान लीजिए हम एक सर्किल लेते हैं और यहाँ मैं शून्य को ले लिया हूँ। अब मैं यहाँ से इस सर्किल पर चलना शुरू करता हूँ और इन जो अंक दिए गए हैं इन अंक के बराबर हम लोग चलेंगे, एक एक कदम बढ़ाते हैं। चलिए 0 से हम शुरुआत करते हैं, 0 से एक कदम बढ़ाएं, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अगला कदम जैसे ही बढ़ाएंगे वो मेरा 10वां कदम होगा और वो कहाँ पहुंचेंगे हम, शून्य पर पहुंच जाएंगे। यानी 10वां कदम बढ़ाते ही मेरा एक चक्कर पूरा हो जाएगा, यानी 1 10 पूरा हो गया नहीं जो है। तो यानी इसको हम क्या बोल देंगे, 1 दहाई और शून्य पर पहुंच रहे हैं तो 0 इकाई, यानी इस तरह हमारा 10 का निर्माण हो गया। अगला कदम जैसे ही हम 1 पर बढ़ाते हैं तो 1 दहाई और 1 इकाई 11 का निर्माण हो गया। इसी तरह 12, 13, 14, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग दूसरे 10 पर पहुंचेंगे जो कि 2 हो जाएगा, 10 और फिर 0 पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारी संख्याओं का निर्माण आगे हुआ है जो है। अब आगे हम बात करते हैं संख्याओं में अंक का शुद्ध मान, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट। फेस वैल्यू, जायज बात है, दी गई संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। निश्चित रूप से उसका अपनी जो वैल्यू है वही उसका शुद्ध मान होगा। जैसे आपको उदाहरण में दिया गया है, इसमें 5 का शुद्ध मान पूछा जा रहा है, तो जाहिर बात है 5 का शुद्ध मान 5 ही होगा। 6 का शुद्ध मान 6 होगा, 2 का शुद्ध मान 2 होगा, 3 का शुद्ध मान 3 ही होगा। अब आगे हम बात करते हैं इसके स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू के बारे में। तो प्लेस वैल्यू हम लोग पीछे कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी के हिसाब से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं, यानी दी गई संख्या में अंक जिस स्थान पर होता है उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे देखिए ये अंक संख्या आपको दी गई है जिसमें 5 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है। 5 इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर है, निश्चित रूप से 5 गुणे 100 बराबर इसका स्थानीय मान 5 का क्या होगा, 500। 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर है, यानी 6 में 10,000 से गुणा हो जाएगा और इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। इसी तरह किसी भी संख्या का हम लोग 2, 3, 5, 7 किसी का भी हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संख्या क्या है, नंबर क्या है। नंबर बहुत छोटी सी सिंपल सी परिभाषा है, विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है, आपकी संख्या कहलाती
जाती है। यानी अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के क्रम में अगर हम रख देते हैं तो जो पद हमको प्राप्त हो जाता है वो क्या हो जाती है, हमारी संख्या हो जाती है। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। देखिए यहीं से हमारी संख्या की शुरुआत हम लोग करती हैं और इसका प्रयोग हम लोग बहुत अपनी लाइफ में करते हैं, अपने जीवन में करते हैं। तो इसकी परिभाषा से हम लोग बात करते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत की ओर अग्रसर होती है तथा जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसी संख्या जिसका प्रयोग हम लोग गिनने में करते हैं, गिनती में करते हैं। मीन्स इसका जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं उसका भी इसका उपयोग आराम से कर लेते हैं, बड़े अच्छे से। उनको पैसे दे दिया जाए तो या कुछ और भी गिनने के लिए कह दिया जाए तो आराम से वो गिन सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे भी तथ्य हैं, इस पर आगे बात करेंगे। जैसे देखिए 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी ये संख्या कहाँ किस ओर बढ़ती है, अनंत की ओर। आप गिनते जाइए जिसका कोई अंत ही नहीं है। देखिए इनका लिखने का क्रम क्या है। प्राकृतिक संख्याओं के निरूपण के लिए हम विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। देवनागरी लिपि में हम 1, 2, 3 इस तरह हम लिखते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 so on। इसी तरह रोमन संकेत में इस तरह प्रयोग करते हैं। आइए हम प्राकृतिक संख्याओं के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करें। देखिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहला महत्वपूर्ण है प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से शुरू होती है, अभी अभी हमने परिभाषा में बात किया है, और अनंत की ओर अग्रसर होती है। प्रत्येक आगे की संख्या पिछली संख्या में 1 जोड़ने से प्राप्त होती है। मीन्स जैसे पहली शुरुआत अभी हमने परिभाषा में बात किया 1 से होती है, 1 में 1 जोड़ दीजिए अगली प्राकृतिक संख्या, 2 में 1 जोड़ दीजिए अगली प्राकृतिक संख्या, 3 में 1 जोड़ दीजिए अगली प्राकृतिक संख्या। इसी तरह हम लोग बढ़ते जाएं अनंत की ओर, जिसका कि कोई अंत नहीं होना है। यानी हम कोई भी बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं कह सकते हैं कि ये है। मीन्स इससे रिलेटेड एक स्कूल में एक बार की घटना है कि हम प्राकृतिक संख्या पढ़ाए थे और उसके बाद 2 बच्चों में विवाद हो जाता है एक पेन को लेकर। अक्सर स्कूलों में देखते होंगे बच्चे आपस में झगड़ते रहते हैं। तो एक बच्चा आया, कहा सर ये मेरी पेन है, दूसरा बच्चा कह रहा है मेरी पेन है। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि क्या किया जाए। तो मैंने कहा दोनों बच्चों से कि चलो ठीक है, जो बच्चा व्हाइट बोर्ड पर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिख देगा मैं उसको पेन दे दूंगा। अब दोनों बच्चे शुरू हो जाते हैं और पहला बच्चा एक संख्या लिखता है 1000, दूसरा बच्चा क्या करता है +1 जोड़ के अगली संख्या 1001 कर देता है। फिर अगला बच्चा 1,00,000 लिखता है, अगला बच्चा क्या करता है 1,00,001 लिख के अगली संख्या कर देता है। इस तरह इन लोगों का काफी देर तक क्रम चलता रहा। अंत में वो थक गए और कहते हैं सर अब हम इन सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं बता पाएंगे और ये नहीं लिख पाएंगे जो है। निश्चित रूप से ये बच्चों में कॉन्सेप्ट गया कि कोई भी बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को गिनती संख्या या धन संख्या भी कहा जाता है। अभी भी हम लोग परिभाषा में चर्चा किए हैं। वाकई प्राकृतिक संख्या गणना की संख्या है, इसको हम लोग गिनने में प्रयोग करते हैं और ये धनात्मक होती है। देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य और भी इसका है, प्राकृतिक संख्याएं अंश या दशमलव या ऋणात्मक रूप में नहीं होती हैं। आप कह सकते हैं कि हम लोग गिनने में जब प्रयोग करते हैं कभी ये नहीं कहते हैं कि ये वस्तु आधी वस्तु है। हम लोग कहते हैं 1 वस्तु है या 2 वस्तु है या 2.5 वस्तु है, ऐसा तो बोलते नहीं। या कभी परीक्षाओं में देखिए हम लोग जब पास होते हैं रिजल्ट्स आता है तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि मैं 1.5 स्थान आया हूँ, 2.5 स्थान आया हूँ। हम लोग हमेशा क्या बात करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की बात करते हैं। तो ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की बात करते हैं, गिनने में प्रयोग करते हैं, वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। मीन्स देखिए अभी मैंने बात किया अंश दशमलव भाग में और ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं, अर्थात 3.34 4/3 -5 आज क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। अगले पे बात करते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है। यहाँ एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं प्राकृतिक संख्याओं का एक बेस मैं आपको दे रहा हूँ इसकी विशेषता का। इसकी जो और क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, ये आगे हम लोग जब पूर्णांक पढ़ने लगेंगे तो वहाँ हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ इसका एक हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देने का प्रयास कर रहे हैं।
तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा। ये आप देख सकते हैं 4 + 5 + 6 + 2 = 7 17 हो गया, यानी 17 हो गया। निश्चित रूप से संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो वो प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। अगली विशेषता पे बात करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को आपस में घटाने पर प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। 10 - 5 = 5 ये प्राकृतिक संख्या है, बट 5 - 10 = -5 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी जब हम प्राकृतिक संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो प्राकृतिक संख्या भी प्राप्त हो सकती है और नहीं भी प्राप्त हो सकती है। आइए हम लोग गुणा के केस में देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है। निश्चित रूप से आप प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करेंगे तो प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। प्राकृतिक संख्याओं का आपस में भागफल प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं उदाहरण के माध्यम से 20 में 5 से भाग देंगे 4 प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रही है, बट 5 में 20 से भाग देंगे अगर आप तो निश्चित रूप से 1/4 जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। आगे हम लोग इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं पे चर्चा कर लेते हैं। पहली, अभाज्य संख्या जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, मीन्स इसको रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। चलिए आइए इसकी परिभाषा पे हम पर चर्चा करें। वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक या अपने आप से विभाजित हों उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। एक या स्वयं से विभाजित हों उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। इसकी एक परिभाषा और भी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें इससे बहुत अच्छे से हम क्लियर कर सकते हैं कि कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी नहीं है। देखिए, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही हो या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड ही हो या 2 से कम या 2 से, देखिए ना 2 से कम हो सकते हैं ना 2 से अधिक हो सकते हैं, वो क्या कहलाएंगी? आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब इसका मतलब समझिए, जैसे देखिए एक है, एक के गुणनखंड क्या होगा? केवल एक ही प्राप्त होगा। तो अभी हम परिभाषा में क्या बात कर रहे हैं? इसके 2 से कम नहीं हो सकते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से एक क्या होगा? ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 पे बात करते हैं। 2 में देखिए 2 के गुणनखंड क्या प्राप्त हो रहे हैं आपको? 1 प्राप्त हो रहे हैं और 2 प्राप्त हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसके जो गुणनखंड हैं वो 2 प्राप्त हो रहे हैं, न 2 से कम है न 2 से अधिक है। आगे आइए 3 पर बात करते हैं। 1 और 3 निश्चित रूप से ये भी अभाज्य संख्या ही होगी। आइए 4 पर बात करते हैं। इसके गुणनखंड 1, 2 और 4। अब हमारी यहाँ परिभाषा फेल हो जाती है, क्योंकि इसके जो गुणनखंड हैं 2 से अधिक प्राप्त हो जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कौन सी संख्या होगी? ये संख्या अभाज्य नहीं होगी। लेकिन यहीं से एक अगली डिफिनेशन डेवलप हो जाती है कि अगर इसमें 3 प्राप्त हो रहे हैं तो कौन सी संख्या होगी? आइए उसको आगे चर्चा करेंगे, तब तक और इसके उदाहरण को देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11 आदि ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। निश्चित रूप से इन संख्याओं को आप देखेंगे कि इनके 2 ही गुणनखंड प्राप्त होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि एक ऐसी मात्र संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या होती है, केवल 2। ये बात प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसको अपने दिमाग में आप लोग रख लें। फिर 200 तक की अभाज्य संख्याएं ये आपको दी गई हैं, इसको आप देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि 2 गुणनखंड से अधिक किसी संख्या के प्राप्त होंगे तो वो कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर से होंगे। वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9। देखिए इसमें एक आपको नोट्स जुड़ा हुआ है। भाज्य संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अभी मैंने यहाँ ऊपर चर्चा किया था 3 या 3 से अधिक। देखिए जैसे 4 है, 4 के 3 गुणनखंड होंगे, निश्चित रूप से ये क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। 6 के अगर आप देखें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, 4 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं? तो निश्चित रूप से ये कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे
कि अगर 2 गुणनखंड होते हैं तो वो भाज्य संख्या होगी, और 2 से अधिक अगर प्राप्त हो रहा है गुणनखंड, यानी 3 या 3 से अधिक, वो क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। निश्चित रूप से अगर कहीं आपको सेट दिया गया है तो आप दोनों में अंतर आराम से कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के और संबंधित अन्य परिभाषाओं के बारे में। संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। व्हाट इज परफेक्ट नंबर? देखिए, किसी संख्या के सभी पूर्ण भाजक संख्याओं का योग अगर उस संख्या का दुगना है तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। और 1 से 100 तक केवल 2 संपूर्ण संख्याएं हैं, 2 और 6। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 6 की पूर्ण भाजक संख्या 1, 2, 3, 6। जरा इसको हम लोग जोड़कर देखते हैं, क्या 6 का दुगना प्राप्त होता है? हाँ, निश्चित रूप से प्राप्त होगा। देखिए, जिनका योग देखिए 2, 1, 2, 3, 6, आप जोड़ डालिए, देखिए आपको 12 प्राप्त हो रहा है, और ये 12 निश्चित रूप से 6 का दुगना है। तो 6 को हम क्या कहेंगे, 6 को हम क्या कहेंगे? ये संपूर्ण संख्या है, क्योंकि इसके जो पूर्ण भाजक हैं इनका योगफल 6 का दुगना आ रहा है। एक एग्जाम्पल 28 है, इसका भी देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसके जो पूर्ण भाजक संख्याएं हैं 2, 1, 2, 4, 7, 14, 28, और इनका योग कर आप देख लीजिए 28 का दुगना ही प्राप्त होगा। 56 प्राप्त हो रहा है, जो 28 का दुगना है। तो निश्चित रूप से 28 भी संपूर्ण संख्या होगी। आगे हम बात करते हैं वह संख्या जिसका एक दूसरी परिभाषा इसी की हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, वह संख्या जिसका उचित गुणनखंड, प्रॉपर डिवीजन, मीन्स खुद की संख्या को छोड़ दीजिए आप, उस संख्या के योग के बराबर हो तो संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो देखिए, यहाँ 6 के उचित गुणनखंड क्या निकालेंगे? 1, 2, 3, 6 को छोड़ देंगे यहाँ। अब देखते हैं 1, 2, 3 जोड़ने पर क्या 6 के बराबर प्राप्त होता है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, 2, 3 और 1, 2, 3 को जोड़ते हैं तो 6 ही प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से 6 क्या होगी, 6 क्या होगी, जो है ये संपूर्ण संख्या होगी। तो आप अन्य संपूर्ण संख्याओं को भी देख सकते हैं, ये आपको संपूर्ण संख्याएं दी गई हैं। अब आगे हम लोग कुछ बात करते हैं इनके से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपको स्वयं को करना है। आप चाहें तो इसको हमारे कमेंट्स बॉक्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं। पहले देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए, इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 1.25, 2/3, 0, 125। निश्चित रूप से आप इसके उत्तर अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि इसमें प्राकृतिक संख्या कौन है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका जवाब आपको पता होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। निश्चित रूप से 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसको भी आप समझ रहे होंगे। 2, 1, 0, -1 दिया गया है। इसमें प्राकृतिक संख्या कौन सी है, ये आप निश्चित रूप से पीछे अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से इसके जवाब आपको पता होंगे। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमेशा होता है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये भी जवाब आप आराम से आप दे सकते हैं। चौथा, कुल कितने अंक होते हैं? आप अंकों की संख्या पीछे पहले ही आपको बताया गया है, निश्चित रूप से ही चारों में से आप बता सकते हैं कि कितने अंक होते हैं। अब आप अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? अभी अभाज्य संख्या के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, केवल 2, 2 से अधिक, 2 से कम, इनमें से कोई नहीं। निश्चित रूप से आप अभाज्य संख्या की परिभाषा से आप बता सकते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। 6, सम अभाज्य संख्या, केवल एक सम अभाज्य संख्या होती है, जो कि आप निश्चित रूप से चारों ऑप्शन में आप जानते होंगे और इसको लगा सकते हैं। आगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। निश्चित रूप से ये चारों ऑप्शन देखने के बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या आप निश्चित रूप से इसमें से आप निकाल सकते हैं। संपूर्ण संख्या है 2, 6, 4, 6, इनमें से कोई नहीं। भाज्य संख्याओं के कम से कम कितने गुणनखंड हो सकते हैं? ये हमारे 9 प्रश्न रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोग इसको देख सकते हैं और इसको हल करके आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।